दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ामों के मद्देनज़र हिस्ट्री की एक सीरीज़ चला रहा हूं। मैं इस सीरीज़ में आपको हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और इस सिलेबस को करने के बाद आप हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। आइए बात करते हैं इतिहास को पढ़ने से पहले, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास, जिसे मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। इस भारत का इतिहास के बारे में आइए भारत के इतिहास के बारे में बातें करते हैं। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को भारत कहा जाता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के कारण सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के कारण सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। नेक्स्ट, यूनानी भारत को इंदे एवं अरबी लोग हिंद कहते थे। इंदे के आधार पर अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहते हैं। यूनानी भारत को इंदे एवं अरबी लोग हिंद कहते थे। इंदे के आधार पर अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों उत्तर एवं दक्षिण में बांटती है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को। प्राचीन इतिहास में दो टर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, BC एंड AC। या BC को कहते हैं ईसा पूर्व और AD को कहते हैं ईसवी। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। BC में जो वर्ष हैं वो की गिनती उल्टी की जाती है। AD एनो डोमिनो, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसे AD को लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के वर्ष से माना जाता है। आइए प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो चार प्रमुख ग्रंथ हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है।
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत का नामकरण। अगर भारत के नामकरण की बात करें तो महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है, जिसे भारत का देश कहा जाता है। और भारत की संतान, भारत के रहने वालों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। तो यह 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह पहला क्वेश्चन, ये महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम क्या मिलता है? भारतवर्ष। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। और मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत का क्या नाम रखा? हिंदुस्तान। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, भारत की जानकारी के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी की बातें करते हैं। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों में सबसे पहला होता है वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। आपसे यह पूछा जाए कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का विभाजन, अगर हम ऋग्वेद के विभाजन की बात करें तो ऋग्वेद का विभाजन 3 भागों में किया गया है, जिसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का विभाजन 3 भागों में किया गया है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ? 200 और इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता कौन है? सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, अर्थात ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और इन्हें पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। इन 4 वर्णों का आधार ऋग्वेद में व्यवसाय है। जन्म न होकर व्यवसाय था। ऋग्वेद में वर्णित 4 वर्णों का आधार व्यवसाय था। धर्मसूत्र में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार पूछा गया है कि किस में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो धर्मसूत्र में
चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्ना शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आपसे पूछा जाए कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में साहित्य के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। प्राचीन भारत के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।